एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग वर्किंग पेपर्स। ऑडिट के वर्किंग पेपर्स की क्या एडवांटेज होती है, इससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो एडवांटेज ऑफ द ऑडिट वर्किंग पेपर्स। ऑडिट वर्किंग पेपर आर कंस्टिट्यूट द बेसिक रिकॉर्ड फॉर द ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑडिट कैरिड आउट बाय हिम। बेसिकली एक बेसिक रिकॉर्ड होता है कि उसने ऑडिट किया है, ऑडिटर ने, इस एंटिटी में। उसका एक रिकॉर्ड होता है ये। दे कंस्टिट्यूट द लिंक बिटवीन द ऑडिटर रिपोर्ट एंड द क्लाइंट रिकॉर्ड। बेसिकली एक लिंक बनाते हैं ऑडिटर की रिपोर्ट के बीच में, क्लाइंट के रिकॉर्ड के बीच में। These include the retention of the permanent record in the nature of the document to show the actual audit work executed in the nature of work. बेसिकली आपका परमानेंट रिकॉर्ड शो करते हैं कि काम आपका हो रहा है, और नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट जो आपके एक्चुअल ऑडिट वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं कि हाँ ये काम हुआ है, प्लस ऐसे हमने इस काम को किया है। एक्सटेंट ऑफ द वर्क एंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके, क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या डेट है, और जो डिसीजंस लिए गए हैं और अकाउंट ऑडिटेड अकाउंटिंग के बेसिस पे वो क्या है। जो वर्किंग पेपर हैं अगर वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं किए जा सकते तो उसको आप एज ए डिफेंस मान सकते हो इन केस ऑफ द नीड में। लाइक अगर कल ये था कि कल आपको ऑडिट रिपोर्ट फिर से देखनी पड़े और आपको ये देखना है कि इसमें ये कोई कॉन्सिक्वेंसेस रह गए हैं या कोई पॉइंट रह गया है, तो आप ऑडिट वर्किंग पेपर को एज ए एविडेंस मान सकते हो और उसको दोबारा चेक कर सकते हो पूरे ऑडिट को। द ऑडिट वर्किंग पेपर आर फाउंड वेरी यूजफुल इन द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। जो ऑडिट वर्किंग पेपर हैं वो काफ़ी यूजफुल होंगे इन एक्सपेक्ट्स में। एड इन द प्लानिंग और परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट। बेसिकली प्लानिंग करनी हो आपको दोबारा से, और परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट में एड इन द सुपरविजन रिव्यू ऑफ द ऑडिट। आपको ये देखना है कि ऑडिट जो काम हुआ था उसको रिव्यू करना है, फिर से सुपरवाइज करना है। प्रोवाइड द एविडेंस द ऑडिट वर्क परफॉर्म टू सपोर्ट द ऑडिट ओपिनियन। बेसिकली अगर आप अपना ऑडिट ओपिनियन दे रहे हो और किसी शेयर होल्डर ने ये बोला कि आप ये दिखाओ कि आपने ऑडिट का काम एक्चुअल में किया भी है या नहीं, तो उसमें आप दिखा सकते हो। एक्ट एज ए एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बेसिकली आप एक एविडेंस बोल सकते हो कोर्ट ऑफ लॉ में, एक ये एविडेंस है ऑडिट का। अगर कल को कोई केस हो जाता है तो वो ऑडिट वर्किंग पेपर दिखा सकता है कि हमने कल को ऑडिट का काम किया था। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। शॉर्ट नोट लिखो डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज पर। The view presented in the financial statement of the enterprises of the state of affair and the profit and loss can be significantly affected by the accounting policy. बेसिकली आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या आपका जो स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होते हैं किससे, अकाउंटिंग पॉलिसीज से। फॉलोड इन द प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फॉलो की जाती है प्रिपेयर करने हुए या प्रेजेंट करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड वेरी फ्रॉम द एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज। जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी होती है वो वेरी करती है एंटरप्राइज से एंटरप्राइज तक। और जो डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड इज नेसेसरी इफ द व्यू प्रेजेंट इज टू बी प्रॉपर्ली अप्रिशिएटेड। जो आपका अकाउंटिंग पॉलिसी का सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर है वो आपको बेसिकली पूरी तरह फॉलो करना पड़ता है, और वो एक अप्रिशिएट, तभी आपको अप्रिशिएट माना जाएगा। द डिस्क्लोजर ऑफ द सम ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड इन द प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंस स्टेटमेंट रिक्वायर्ड बाय सम लॉ। बेसिकली कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी में ये चीज़ दी जाती है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो ये एज पर द लॉ होता है। द पर्पज़ ऑफ द AS1 इज टू प्रमोट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर्पज़ क्या है AS1 का? प्रमोट करना एक बेटर अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बाय एस्टेब्लिशिंग थ्रू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू एस्टेब्लिश करके, और डिस्क्लोजर ऑफ द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़, और डिस्क्लोजर करना सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का इस मैनर में जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है हमारी वो डिस्क्लोज हो जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सामने। Such disclosure would also facilitate a more meaningful comparison between the financial statement of the different entities. ये जो डिस्क्लोजर है आपका ये कंपैरिजन प्रोवाइड करता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बीच में डिफरेंट एंटरप्राइजेस की है। To ensure the proper understanding of the financial statement, it is necessary that all accounting policies adopted in the preparation presentation of financial statement should be disclosed. ये चीज़ इंश्योर करने के लिए कि सारी सिग्निफिकेंट पॉलिसीज़ जो फॉलो की गई हैं प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और डिस्क्लोज कर ली गई हैं, और सच डिस्क्लोजर फॉर्म द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये डिस्क्लोजर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बन जाएगा। इट वुड बी हेल्पफुल टू ऑफ द रीडर टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ दे आर डिस्क्लोज एट द वन प्लेस। ये बेसिकली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा एक रीडर के लिए, अगर कोई शेयर होल्डर्स को पढ़ रहा है कि अगर हमने सारी चीज़ें एक ही जगह डिस्क्लोज कर रखी हैं तो उसके लिए बेटर है वो सारी चीज़ें एक ही जगह देख लेगा इंस्टीड ऑफ द बिग स्कैटर्ड और द सेवरल स्टेटमेंट। बेसिकली उसको अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने की जगह वो एक ही जगह सारे शेड्यूल्स और नोट्स वगैरह देख लेगा, उसके लिए बेटर रहेगा। यानी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी
अगर कोई चेंज होता है अकाउंटिंग पॉलिसी में जिसका मटेरियल इफेक्ट है तो वो हमें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। और जो अमाउंट है, amount by which any item is in the financial statement affected by the such change would also be disclosed। अगर कोई भी अमाउंट है जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट हो रही है तो वो भी हमें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। अगर वो अमाउंट अनसर्टेनेबल है, अगर अमाउंट को हम बेसिकली सर्टेन नहीं कर सकते तो आपको वो फैक्ट भी इंडिकेट करना पड़ेगा, इस अमाउंट को हम सर्टेन नहीं कर पाएंगे। अगर कोई चेंज किया गया है अकाउंटिंग पॉलिसी में और वो मेटेरियल इफेक्ट नहीं है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करंटली पीरियड में, तो और लेकिन उसका आज मेटेरियल इफेक्ट नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में उसका मेटेरियल इफेक्ट है, तो ये फैक्ट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसके लिए आप ये मान सकते हो कि आपने कोई बेसिकली ऐसी एसेट खरीदी जो आज जब खरीदी है तो उसका मेंटेनेंस उसके 2 साल तक फ्री है, लेकिन 2 साल के बाद उस पर हर साल मेंटेनेंस के 10 लाख रुपए लगने वाले हैं, तो बाद में उसका मेटेरियल इफेक्ट है, अब उसका मेटेरियल इफेक्ट नहीं है, तो उस चीज़ को आप डिस्क्लोज करोगे। हाउ वुड यू प्रोसीड टू चेक द मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द कैश इन द ट्रेडिंग कंसर्न। बेसिकली जो कैश की मिस अप्रोप्रिएशन हुई है उसको आप कैसे चेक करोगे ट्रेडिंग के बिजनेस में। स्टेप्स क्या क्या होते हैं इसको। ट्रेडिंग इज ए चेन ऑफ द बिजनेस प्रोसेस ऑफ बाइंग टेकिंग द डिलीवर द गुड्स बोट मेकिंग द प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द स्टोरेज एंड द इशूइंग देम ऑन द सेल्स। बेसिकली ट्रेडिंग में यही काम होता है, आप गुड्स खरीदते हो, डिलीवरी लेते हो उनकी, उनके प्रॉपर अरेंजमेंट्स करते हो स्टोरेज के लिए, फिर उन्हें बेचते हो। जो फंक्शन ऑफ द ऑडिट है इन दिस बैकग्राउंड इज टू एंश्योर दैट देयर इज अ नो लीकेज ऑफ द गुड। बेसिकली फंक्शन ऑफ द ऑडिट में यही होता है कि आपकी गुड्स चोरी ना हो या कैश चोरी ना हो। गुड्स डेट आर परचेज हैव बीन रिसीव्ड आर ऑफ द टाइप डील्ड बाय द फर्म। जो गुड्स आपने परचेज़ की हैं वो बेसिकली कई तरह के होते हैं जो फर्म ने खरीदी हैं। प्राइस नॉर्मल भी हो सकते हैं और जो अकाउंटेड किए जाते हैं वो अलग होते हैं। ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू सी दैट द ट्रेडिंग एस्टेब्लिशमेंट अकाउंट ऑफ द विच ही कॉल्ड अपॉन द ऑडिट एज ए डिवाइस सिस्टम ऑफ द इंटरनल ऑडिट बेसिकली ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। बेसिकली ऑडिटर की ड्यूटी यही होती है कि आपकी जो जितनी भी ट्रेडिंग की जा रही है आपके बिजनेस में उसमें प्रॉपर इंटर कंट्रोल सिस्टम लगा होना चाहिए, तो सेफ गार्ड करे आपको लॉसेस का अगेंस्ट कैश और गुड्स की चोरी ना हो। लेकिन क्या मेथड्स हो सकते हैं जिसके थ्रू आपका कैश मिस अप्रोप्रिएट हो सकता है। ओमिशनिंग द कैश रिसिप्ट, जो आपकी कैश की रिसिप्ट आ रही थी उनको बेसिकली उन लोगों ने प्रेजेंट ही नहीं किया, उनको खो दिया। कैश सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, आपकी सेल्स कैश में हुई थी लेकिन उसको रिकॉर्ड किया ही नहीं, पैसे अपनी जेब में डाल दिए। टीमिंग एंड लेडिंग काफ़ी अच्छा मेथड है। इसमें क्या होता है कि आपने ए को अगर गुड्स बेची थी, ए ने आपकी पेमेंट कर दी और बी को आपने उधार पे बेच रखी, तो उसने क्या किया, जो ए की पेमेंट है उसको चढ़ाया ही नहीं, उसने ये बोल दिया कि बेसिकली उसकी पेमेंट आई ही नहीं, तो दूसरे की पेमेंट को किसी दूसरे के उधार के लिए यूज़ कर लेना। टीमिंग एंड लेडिंग कैजुअल रिसिप्ट ऑफ द मिसलेनियस नेचर नॉट एंटर्ड, बेसिकली जो आपके रिसिप्ट्स हैं वो उसने कच्ची रिसिप्ट्स बना दी और उनको एंटर्ड ही नहीं किया, या मिसलेनियस नेचर किसी को कोई कबाड़ वगैरह बेचा था या कोई स्क्रैप के गुड्स बेची थी उनको उसने रिकॉर्ड किया ही नहीं। सेल प्रोसीड ऑफ द फुली रिटर्न ऑफ एसेट्स नॉट रिकॉर्ड, जो आपके एसेट्स थे आपने रिटर्न ऑफ कर रखे थे, आपने कुछ स्क्रैप है स्क्रैप को मतलब अलग से डाल दिया कि इसको हम एसेट्स में लेंगे ही नहीं, उसको उसने रिटर्न ऑफ के करके आपने रख दिया था लेकिन उसने उस चीज़ को रिकॉर्ड किया ही नहीं। रिकॉर्डिंग ऑफ द लेस अमाउंट डेट आर एक्चुअली रिसीव्ड, बेसिकली आपको 10,000 रुपये कोई दे के गया था लेकिन उसने लिखे 1,000 रुपये। द रिकॉर्डिंग ऑफ द मोर अमाउंट डेट देन डेट एक्चुअली एक्सपेंडेड, बेसिकली आपका जो डिस्काउंट था आपने किसी को दिया 1,000 रुपये का लेकिन उसने डिस्काउंट लिखा था 10,000 रुपये का डिस्काउंट हमने दिया है इसको। या अपने वर्कर्स को पेमेंट की थी, उसमें क्या किया कुछ वर्कर छोड़ के चले गए थे तो वो लोग तब भी उनको सैलरी पे किए जा रहे हैं, या उन लोगों ने डमी वर्कर बना दिए, लाइक आपके पास वर्कर 4 थे और लेकिन उन्होंने वर्कर 10 बना दिए, 6 अपनी तरफ से ऐड कर दिए, तो इसको बोल सकते हो कि ये उन लोगों ने किया है। इंटेंशनल एरर इन टोटलिंग बैलेंसिंग एंड कैरी ऑफ द कैश बुक बैलेंसेस, बेसिकली आपके जितने भी कैश के बैलेंसेस थे तो इंटेंशनली उनकी टोटल में गलती कर दी, टोटल आ तो 10,000 लेकिन दिखा रहे हो 9,000, उसको 1,000 रुपये अपनी जेब में डाल दिए, तो ऐसे हो सकती है। with a view to check the misappropriation of the cash, the existence of the internal चेक सिस्टम इज क्वाइट एसेंशियल। मिस अप्रोप्रिएशन चेक करने के लिए कैश की आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक अच्छा होना चाहिए। ये बेसिकली ये चीज़ें नोटेड करने की यहाँ पे। एज सर्टेन दैट द एग्जिस्टेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ कैश रिसिप्ट एंड द
reimbursement of the cash sales and the purchase and existence of the internal check at the various stage is quite important. बेसिकली आपकी एग्जिस्टेंस जो कैश रिसिप्ट्स की है या कैश सेल्स की है या जो भी आप परचेज कर रहे हो, तो आप में उसमें आपके उसमें इंटरनल चेक्स होने चाहिए काफ़ी स्टेजेस पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन द पर्टिकुलर द सेपरेशन ऑफ द ड्यूटी एंड द इन कैपिटल इन कंपेटिबल फंक्शंस। बेसिकली आपके पास जो ड्यूटीज़ हैं वो आपके सेपरेट होनी चाहिए। मेकर और चेकर सेम बंदा नहीं होना चाहिए। बिल बुलाने वाला अलग होना चाहिए और बिल रिसीव करने वाला अलग होना चाहिए। और जो आपकी जो एम्प्लॉई हैं, अगर उसको पैसे रिसीव हुए हैं और उसने कैश डिपॉजिट कर दिया और चेक उसने प्रिपेयर की नहीं, सेल्स की इनवॉइस, तो आपका बैंक अकाउंट है वो रिकनसाइल नहीं होंगे। जो या जो ऑथराइज सिग्नेचर है उसने उस वाउचर्स को अप्रूव किया ही नहीं है पेमेंट के, तो तब भी वो अकाउंट अप्रूव नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आपकी प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए इन चीज़ों को देखने के लिए। चेकिंग ऑफ द कैश रिसिप्ट्स विद द काउंटर फॉइल ऑफ द रिसिप्ट्स इशूड। बेसिकली जो कैश रिसिप्ट्स हैं आपकी, वो काउंटर फॉइल ऑफ द रिसिप्ट्स इशू के साथ आपको चेक करनी चाहिए। लाइक जितनी भी आपकी रिसिप्ट्स आपको मिली थी, आपको सेल्स सप्लायर से रिसिप्ट आई 10 लाख रुपए की और आपने उसको पेमेंट कर दिया है 10 लाख रुपए का, तो आपकी वो दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। बट द इशू ऑफ द रिसिप्ट विद द काउंटर फॉल इन द रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट कलेक्टेड बाई इटसेल्फ वुड नॉट एंश्योर दैट द होल अमाउंट कलेक्टेड। बेसिकली अगर सेम ही चीज़ अगर आप ये भी करते हो कि आपके क्रेडिटर की जो लिस्ट है 10 लाख रुपए की है और उसने 10 लाख की रिसिप्ट काट दी कि मैंने 10 लाख रुपये मेरे आ गए अकाउंटेंट में, लेकिन ये इस चीज़ का इंश्योर नहीं करती कि 10 लाख एक्चुअल में आ ही गए होंगे। उसके लिए आपको प्रॉपर आपके बैंक अकाउंट चेक करने पड़ेंगे, उसके ट्रांजेक्शन देखने पड़ेंगे एक्चुअल में आए हैं या नहीं। ए रिसिप्ट माइट बी इशूड फॉर द लार्जर अमाउंट देन द एंटर्ड ऑन इट्स काउंटर। ऐसा भी हो सकता है कि उसने लार्जर अमाउंट के रिसिप्ट काट दी हों, मतलब हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे आ गए हैं लेकिन इतने पैसे आए ना हो, उसने मतलब अपने पास पैसे रख लिए हों, तो ये चीज़ है। Only one receipt might be issued for the two or more account collected from the party, while the counterfoil may show the separate receipts have been issued in the respect of each amount collected. बेसिकली उसने एक ही रिसिप्ट काटी है किस चीज़ के लिए, दो अमाउंट जो उसने कलेक्ट की थी उनके लिए, लेकिन आप इसको सेपरेट रिसिप्ट नहीं दिखा सकते हर एक अमाउंट जो कलेक्ट हुई है उनके रिस्पेक्टिव में। Checking of the date of the each receipt and its entry in the cash memo or the counter for the receipt issued corresponding with the date on which you enter in the cash। अगर आप जो भी रिसिप्ट इशू कर रहे हो काउंटर फॉल के ऊपर या कैश मेमो के ऊपर, तो आपके वो डेट से मैच होनी चाहिए जो आपने कैश बुक में एंटर की है। अगर उसके बीच में टाइम लैग है, दोनों के बीच में देयर इज़ अ टाइम लैग बिटवीन देम, तो ये काफ़ी पॉसिबल है जो पर्सन है उसने रिसिप्ट कलेक्टेड की है वो उसने उनको डिपॉजिट नहीं किया होगा, और ये कैशियर को इमीडिएटली पता होना चाहिए। और जो डिस्क्रिपेंसी अगर ऑब्जर्व की गई है तो उसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा फटाफट। वेरीफाई द कैश सेल्स इज द कार्बन कॉपी ऑफ द कैश मेमोज। वेरीफाई करो जो कैश सेल्स हुई है उनको कार्बन कॉपी जो कैश मेमो में कैश बुक में आपकी जो रिसिप्ट काट के उसने दी होगी कैश सेल्स के टाइम पे, तो उसको कार्बन कॉपी से उसको मैच करो। इफ़ द सेल्स आर क्वाइट वॉल्यूमिनस देन ए कैश सेल समरी। अगर आपकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा है कैश सेल समरी से, तो कैश मेमो आपकी ट्रेस हो जाएगी। और जो टोटल है समरी बुक का उसको वेरीफाई करो, और जो डेली टोटल है समरी बुक का उसको ट्रेस करो कैश बुक में। अगर ये मैटर अटेंशन में आ जाता है ऑर्डर की, तो बेसिकली आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा और उसको डेट इसको डेट जो कैश मेमो की है उसको आपको कैश कलेक्टर से मैच करना पड़ेगा। Check the receipt of the cash from the customer against the price of the goods sold with the counter follow the receipt issued to them। ये रिसिप्ट चेक करो आपकी जो कैश मिला था आपको कस्टमर से और जो प्राइस ऑफ द गुड सोल्ड हुआ था काउंटर फॉइल के टाइम पे, तो जो रिसिप्ट इशू की गई थी वो सही है या नहीं। और ये कंपेयर भी करो एंट्रीज को, जो आपका अमाउंट डिपॉजिट हुआ है बैंक अकाउंट में इस काउंटर फॉइल से जो जो आपकी पे इन स्लिप में जो पैसे दिए गए वो दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं, दोनों चीज़ें डिफरेंट है। अगर आपका कॉम्पोजिशन हुआ है डिपॉजिट से वो डिफरेंट है जो आपका काउंटर फॉइल में शो किया गया था, तो एक प्राइमा फेसी एविडेंस हो सकता है कि आपकी जो अमाउंट कलेक्टेड है वो डिपॉजिट नहीं की गई है बैंक में। और अनदर एविडेंस इसका ये हो सकता है कि आपकी फ्रॉड किया जा रहा है डेबिट करके कस्टमर्स के अकाउंट। तो ये चीज़ें बेसिकली आपके चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑडिट वर्किंग पेपर एंड व्हाई शुड दे बी केयरफुली प्रेजेंट बाय द ऑडिटर। बेसिकली आपके ऑडिट वर्किंग पेपर क्या होते हैं और ये केयरफुली क्यों रखे जाते हैं ऑडिटर के द्वारा, तो इनसे बेसिकली हम बात करते हैं आगे। जो एज पर द ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट वर्किंग पेपर को ये बोल सकते हो रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन द ऑडिटर रीच्ड। बेसिकली आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए थे, आपको एविडेंस मिले थे और जो कंक्लूजन उसने इस ऑडिट में निकल के आया है वो सारी चीज़ें हैं। ये वर्किंग पेपर क्या है,
एविडेंस ऑफ द ऑडिटर बेसिस फॉर द कंक्लूजन अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। इस चीज़ का एविडेंस है ऑडिटर के बेसिस पे कि जो उसको कंक्लूजन अचीव हुआ था ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के थ्रू वो सही है। और जो ये इस चीज़ का भी एविडेंस है जो ऑडिट प्लान की गई थी और परफॉर्म की गई थी अकॉर्डिंग टू द एसए है और एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट स्टेटस के हिसाब से। बिसाइड दिस नंबर ऑफ द एडिशनल पर्पस इंक्लूड द फॉलोइंग। इसके अलावा ये सारे पर्पस भी सोल्व करता है। असिस्ट इन द एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट। बेसिकली एंगेजमेंट टीम जो प्लान करती है या परफॉर्म करती है ऑडिट उसको असिस्ट करता है। असिस्ट द मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरविजन टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द ऑडिट। जो मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम है रिस्पॉन्सिबल है सुपरविज़न के लिए और सुपरवाइज करने के लिए ऑडिट वर्क को, तो उसको असिस्ट करने में हेल्प करता है। एनेबलिंग द एंगेजमेंट टीम अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क। बेसिकली जो एंगेजमेंट टीम है अकाउंटेबल अपने काम के लिए उसको एनेबल करता है ये। रिटेनिंग ए रिकॉर्ड ऑफ द मैटर ऑफ कंटिन्यूस सिग्निफिकेंट टू द फ्यूचर ऑडिट। बेसिकली रिटेन करके रखता है रिकॉर्ड्स को जो मैटर ऑफ द कंटिन्यूस सिग्निफिकेंस होते हैं फ्यूचर ऑडिट्स के लिए। आपके अगर कोई सिग्निफिकेंट इवेंट्स है तो उनको रिटेन करके रखता है, वो आगे हम फ्यूचर में देखेंगे। एनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड द इंस्पेक्शन अकॉर्डिंग टू द SC1। बेसिकली आपकी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू जो किए जा रहे हैं, इंस्पेक्शन की जा रही है SC1 के अकॉर्डिंग उसको देखता है। enabling the conduct of the external inspection in the accordance with the applicable legal, regulatory and other requirement। इस चीज़ को देखता है जो आपकी एक्सटर्नल इंस्पेक्शन की गई है एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो क्या है। Quality control for the firm perform the review of the historical financial information and other insurance related services issued by the institute provide that otherwise specify the law regulation or property of the auditor। जो आपके वर्किंग पेपर है ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है और वो बेसिकली जो पोर्शन है या ऑडिटिंग वर्किंग पेपर है उसके पास ही अवेलेबल होते हैं और उनके थ्रू वो अपने काम करता है। और उसका डिस्क्लोज़र है वर्क परफॉर्म का वो डिस्क्लोज़ नहीं करेगा। रिटेंशन कितने टाइम तक हो सकती है, जितना लंबा चाहे उतना रख सकता है, लेकिन आपको बेसिकली नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जितना लंबा चाहे उतना रख सकते हो आप प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से। लेकिन इसका जो रिटेंशन होता है आपका वो नो शॉर्टर देन द 7 ईयर। 7 ईयर तक तो आपको एटलीस्ट रखने ही पड़ेंगे, उससे ज़्यादा आपकी मर्जी है आप कितना ही टाइम रखो, लेकिन 7 ईयर्स तक तो आपको ये रखने ही पड़ेंगे। एक्सप्लेन द टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर एज ए ऑडिट प्रोसीजर ऑफ obtaining the sufficient appropriate audit evidence for forming an audit opinion। Basically, auditor should obtain the sufficient and the appropriate audit evidence and test them before framing an opinion about the adjustment of financial statement। जो auditor है sufficient and appropriate evidence ऑब्टेन करता है और उनको चेक करता है कोई भी ओपिनियन देने से पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एजेशंस हैं उन पे। द ऑडिटर चेक द एविडेंस थ्रू द टेस्ट ऑफ कंट्रोल इन द सब्सटेंसिव प्रोसीजर। ऑडिटर बेसिकली चेक करता है आपके टेस्ट ऑफ कंट्रोल के थ्रू या सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स के थ्रू। जो ऑडिटर का रिस्पॉन्स होता है एसेस रिस्क को रिगार्डिंग, एसेस रिस्क के रिगार्डिंग या टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिगार्डिंग। बेसिकली जो ऑडिट प्रोसीजर है आपके डिज़ाइन इसी तरह किए जाते हैं कि वो इवेलुएट करें ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को जो कंट्रोल की है और प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट करें मटेरियल मिसस्टेटमेंट को एडजस्टमेंट लेवल पे। और जो ऑडिटर है डिज़ाइन करता है या परफॉर्म करता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये चीज़ ऑब्टेन करने के लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस जो आपके ऑपरेटिंग इफेक्टिव के टाइम पे लिए गए हो सही है या नहीं। Auditor assessment of the risk of the material misstatement as the assertion level include an expectation that the controller operating effectively। बेसिकली वो असेसमेंट करता है रिस्क ऑफ द मेटल मिसस्टेटमेंट का, ये चीज़ की एक्सपेक्टेशंस के जो आपके जो कंट्रोल हैं वो इफेक्टिवली यहाँ पे अप्लाई किए गए हैं। और जो ऑडिटर इंटेंड करता है कि ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल है नेचर टाइमिंग एक्सटेंट के हिसाब से आपके बिल्कुल सही है। और जो आपके सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं वो एक आपका सफिशिएंट एंड द अप्रोप्रिएट एविडेंस प्रोवाइड नहीं करा रहे। As per the SA 330 further explain that the substantive procedure as a audit procedure designed to detect the material misstatement at the assertion level। जो substantive procedures हैं आपके वो procedures होते हैं जो आपको help करते हैं डिज़ाइन करने में डिटेक्ट करने में material misstatements को जो assertion level पे होगी है। जो substantive procedures हैं उनके अंदर बेसिकली क्या क्या होता है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, जैसे क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन्स देखते हैं, अकाउंट बैलेंसेस देखते हैं, डिस्क्लोजर देखते हैं, या सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो आपके एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं उनको देखते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ द एसेस रिस्क ऑफ द मेटल में स्टेटमेंट। इनके बजाय बेसिकली रिस्क को एसेस करने की बजाय द ऑडिटर शैल डिज़ाइन परफॉर्म द सब्सटेंटिव प्रोसीजर फॉर द ईच मेटेरियल क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। जो ऑडिटर क्या करता है डिज़ाइन करता है परफॉर्म करता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर
हर एक मटेरियल ट्रांजेक्शन्स के लिए, अकाउंट बैलेंसेस के लिए या डिस्क्लोजर्स के लिए। जो ऑडिटर है वो कंसिडर करता है जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स हमारी परफॉर्म की गई हैं एज पर द सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स है या नहीं। डिस्कस द कंसेप्ट्स ऑफ द ट्रू एंड फेयर व्यू। Concepts of the true and fair view. Concepts of the true and fair view is the fundamental concepts in audit. The phrase true and fair view in the audit report signifies that the auditor is required to express his opinion whether the state of affair and the result of the entity ascertained by him in the course of audit are truly and fairly represented in the account of under the audit. बेसिकली ट्रू एंड फेयर का कंसेप्ट ही वो होता है कि ऑडिटर ये एक्सप्रेस करता है जो उसने ओपिनियन दिया है स्टेट्स ऑफ अफेयर के रिगार्डिंग एंटिटी में, और जो उसके द्वारा जो बुक्स वगैरह चेक की गई हैं तो पूरी तरह सही है और ट्रूली और फेयरली चेक की गई थी सारी बुक, और जो अकाउंट्स ऑडिट के अंदर ट्रू एंड फेयरली बनाए गए हैं। This required that the auditor should examine the accounts with a view to verifying that all the assets, liability, income and expenditure stated at the amount। ये बेसिकली इसमें ये रिक्वायर होता है कि ऑडिटर ये एग्जामिन करेगा जो अकाउंट्स हैं और जो सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटी हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस हैं, वो उसी अमाउंट पे दिखाए गए हैं और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग दिखाए गए हैं। उनके बीच में कोई भी मटेरियल आइटम नहीं है जो मतलब जिसको छोड़ दिया गया हो, सारी मटेरियल आइटम्स को हमने सही से दिखाया है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द ट्रू एंड फेयर कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एंड अप्रिशिएटेड फ्रॉम द फैक्ट। जो आपकी इंपॉर्टेंस होगी ट्रू एंड फेयर की वो अंडरस्टूड की जाएगी और अप्रिशिएट की जाएगी इस फैक्ट्स के थ्रू, इन सेक्शंस के थ्रू 128, 29 और 143 के थ्रू। और डिस्कस किया जाएगा कंसेप्ट रिलेशन टू द अकाउंटिंग बुक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्पेक्टिवली। जो आपकी इंपोर्टेंस है ट्रू एंड फेयर की वो अंडरस्टूड अप्रिशिएटेड होगी फैक्ट्स के थ्रू, और ये कंसेप्ट बेसिकली आपका रेलेवेंट बुक्स में डिस्कस किया जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्कस किया जाएगा। Section 121 of the said Act provide that every company shall prepare and keep at its registered office books of accounts and other relevant book for the every financial year which give a true and fair view of the state of affair of the company। बेसिकली आपके जितने भी अकाउंट्स बनाए गए हैं या जितने भी आपके अकाउंट्स हैं वो सारे आपके प्रिपेयर किए जाने चाहिए या रखे जाने चाहिए जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी है वहाँ पे, और सारे रेलेवेंट बुक्स भी वहाँ होनी चाहिए हर फाइनेंशियल ईयर की, जो आपको ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करती हो कंपनी के स्टेटस अफेयर के बारे में। अगर इसमें आपकी जो जितनी ब्रांचेस हैं जितने भी ऑफिस हैं वो सब भी इंक्लूड होंगे। कंपनी शैल बी इन ए पोजीशन टू एक्सप्लेन द ट्रांजेक्शन अफेक्टेड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड इट्स ब्रांचेस। जो कंपनी है इस पोजीशन में ये एक्सप्लेन करेगी जो आपकी ट्रांजेक्शन अफेक्ट की गई हैं रजिस्टर्ड ऑफिस पे या ब्रांचेस में, वो आपके जो अकाउंट्स हैं वो एक्रूअल बेसिस पे बनाए गए हैं और डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग है। सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग ये बताया जाएगा कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है आपके स्टेट ऑफ अफेयर्स का और वो कंप्लाई कर रही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। और बेसिकली जो आपकी फॉर्म उसमें दी गई है और डिफरेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से शेड्यूल 3 में दिखाई गई है। जो टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेल इंक्लूड एनी नोट एनेक्सर टू फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये बेसिकली ये दिखाती है कि कोई भी नोट है जो बनाया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो आपको अलाउ कर रहा है इन नोट्स के रिगार्डिंग और आपको एक ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड कर रहा है। इट मे बी नोटेड दैट नथिंग कंटेनिंग द सब्सक्रिप्शन अप्लाई टू एनी इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग एजेंसी, जनरेशन ऑफ सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी चीज़ें जो ट्रू एंड फेयर के कंसेप्ट हैं वो बेसिकली आपकी इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी एंगेज इन द सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी और अनदर क्लास ऑफ द कंपनी इन विच फाइनेंस स्टेटमेंट इज सब्सक्राइब्ड, ये सारी चीज़ें अप्लाई वहाँ नहीं होंगी। द फाइनेंस स्टेटमेंट शैल नॉट रेटेड एंड नॉट डिस्क्लोजिंग ए ट्रू एंड फेयर व्यू स्टेट ऑफ अफेयर मेनली बाय द रीज़न दे डू नॉट डिस्क्लोज। इन केसेस में बेसिकली आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अगर ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोज नहीं कर रहे तो ये सारे केसेस में आपको फैक्ट्स डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। इन केस ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी एनी मैटर नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज बाय द इंश्योरेंस एक्ट। बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी के टाइम पे आपको कोई भी मैटर डिस्क्लोज करने की ज़रूरत है नहीं। इन केस ऑफ द बैंकिंग कंपनी जो आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर वो फैक्ट आता है वो डिस्क्लोज करने की ज़रूरत है नहीं। सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी में आपकी कंपनी तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर जो भी आता है वो डिस्क्लोज करने की ज़रूरत है नहीं। और कंपनी अगर किसी लॉ के अकॉर्डिंग है बेसिकली किसी दूसरे अदर लॉ के अकॉर्डिंग है तो वो भी आपको रिक्वायर करने की ज़रूरत है नहीं। इट मे बी नोटेड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी डू नॉट कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेफर टू
कंपनी सेल्फ डिस्क्लोजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आपकी बेसिकली कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई नहीं कर रही तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और डेविएशन भी बताने पड़ेंगे वो क्यों नहीं कर रही, और उनके रीज़न भी देने पड़ेंगे, फाइनेंशियल इफेक्ट भी देना पड़ेगा। According to section 143, auditor is required to make a report to the member of company indicating that to the best of information and knowledge, finance statement given true and fair view of the state of company's affair at the end of financial year। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपका ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है किसका, कंपनीज के अफेयर्स का फाइनेंशियल ईयर के एंड में, और जो प्रॉफिट और लॉस है आपका वो बेसिकली इन मेथड के हिसाब से प्रिस्क्राइब किया जाएगा। और जो आपका फॉर्मिंग एंड ओपिनियन रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर द ऑडिटर टू फॉर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन एवेल्यूशन ऑफ द कंक्लूजन। बेसिकली जो आपका ऑडिटर का ओपिनियन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे वो इवेलुएट किया जाएगा या कंक्लूजन सही से बताया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑब्टेन। और ये भी एक्सप्रेस किया जाएगा जो रिटर्न रिपोर्ट है इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए या बेसिस देने के लिए ओपिनियन का वो सही है। ऑडिटर क्या करेगा, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा फाइनेंस स्टेटमेंट पर जो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से और जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया है। और इन केस ऑफ द बैलेंस शीट स्टेट ऑफ द अफेयर ऑफ कंपनी आपके 31 मार्च तक दिखाओगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L हिसाब से आप बेसिकली ईयर एंड तक दिखाओगे, और कैश फ्लो के हिसाब से आप एंड ऑफ द डेट तक ये सारी चीज़ें दिखाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए हम इतना ही, बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में कवर करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।